अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना 11 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 है और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 10 तक को कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा इस टेस्ट को लगा लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस कांस्टेबल फुल लेंथ टेस्ट 11 है और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 10 तक को कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था ये कृषि था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, ठीक है ना। और सैंधववासी जो थे, सिंधु सभ्यता के निवासी, वे शहद का प्रयोग मिठास के लिए करते थे। अगर पूछा जाएगा कि सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, इस टेस्ट को आप एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में जब पूरा टेस्ट लगा लीजिएगा तो अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात में इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था। तो आपको पता है गुजरात में लोथल पड़ता था। लोथल जो था ये भोगवा नदी के तट पर था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था यानी कि बंदरगाह था, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान होगा आपको। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है तो पंजाब में, और बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू। तंबाकू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। अच्छा, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अच्छा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा आप, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने, तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि 16 महाजनपदों में
मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो गिरिब्रज या फिर राजगृह, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? फ्रेंड्स देखिए ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट के साइंस के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज मैंने आपको पार्ट 1 कवर कराया हुआ है, तो जाकर के साइंस के प्रश्नों को फटाफट रिवाइज कर लीजिए एक बार। और इसी प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का भी करवा दूं। करंट का ऑलरेडी मैंने एक करा रखा है, करंट अफेयर्स का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका मिल जाएगा। इनमें से देखिए निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो फ्रेंड्स उग्रसेन कहा जाता था महापद्म नंद को। किसको? महापद्म नंद को। अच्छा, महापद्म नंद जो था ना, ये नंद वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। इसी को उग्रसेन कहा जाता था, ठीक है ना। अच्छा, इसको एकराट भी कहा जाता था, इसका एक और नाम है एकराट भी इसको कहा जाता था, और इसको सर्व छत्रांतक भी इसको कहा जाता था, सर्व छत्रांतक, ठीक है ना। देखिए इसको क्या कहा जाता है? उग्रसेन, एकराट, सर्व छत्रांतक, इन सब नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। और महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है किसी न किसी परीक्षा में, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि इनमें से किसको भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, तो अक्सर महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो महापद्म नंद राइट आंसर हो जाएगा। उग्रसेन, एकराट, सर्व छत्रांतक, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, एक सेनिया है, सेनिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेनिया के नाम से जाना जाता है बिंबिसार को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हर्यंक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, इसको सेनिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? अच्छा, बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं ये 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं फ्रेंड्स? तो आपको याद होगा, एक विनय पिटक है, ठीक है ना, विनय पिटक, ठीक है। दूसरा जो है ये सूत्र पिटक है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ सूत्र पिटक। और तीसरा जो है ये अभिधम्ब पिटक है। तीसरा कौन है? तो तीसरा जो है ये आपको याद होगा अभिधम्ब पिटक है, ठीक है ना। तो ये विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक, ये त्रिपिटक हैं। और तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है, याद रखिएगा, पाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध। अच्छा, कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है ना, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है। अच्छा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वां शिलालेख यहाँ पर दिया गया है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है, और साथ ही साथ इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है, ठीक है। अच्छा, पहला जो है शिलालेख, इसमें पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो है इसमें, तो दूसरा में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। 12वां है इसमें, तो इसमें स्त्री महामातृ की नियुक्ति का उल्लेख है। तो ये सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये मौर्य काल के समय के हैं प्रांत और उनके राजधानी मौर्य प्रशासन में अशोक के समय में। तो देखिए उत्तरापथ जो प्रांत था इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, 1 नंबर, ठीक है ना। दक्षिणापथ की राजधानी, तो दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, 2 नंबर। अवंती की राजधानी तो उज्जैनी, ठीक है ना। और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4 क्रम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक जो था ना ये सिमुक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। और देखिए सातवाहनों की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ? प्रतिष्ठान थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा,
प्रतिष्ठान थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चरक और नागार्जुन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक जो थे ये और नागार्जुन ये किसके दरबार की शोभा थे, किसके समकालीन थे, किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो थे ना ये कनिष्क के राजवैद्य थे। तो चरक कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। और देखिए नागार्जुन को आपको पता होगा भारत का आइंस्टीन इसको कहा जाता है, नागार्जुन को। तो ये सब कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कनिष्क किस वंश का था? तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था इसी कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो था ये महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? अच्छा, आपको याद होगा कि मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। अब देखिए शुंग वंश के बाद पूछा गया है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। इसकी हत्या किसने कर दिया? इसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया। और मगध पर जो है किसकी सत्ता स्थापित किया? तो मगध पर जो है इसने कण्व वंश की शासन स्थापित किया था। ठीक है ना। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दिया और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना किया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए शुंग का, तो शुंग का कहाँ हो जाएगा? देखिए जो जानते हैं पहले आप मिलाइए उसको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, राज्य और राजधानी। ठीक है, सातवाहन का प्रतिष्ठान बताया था। अच्छा, कुषाण का पुरुषपुर पेशावर आपको याद होगा। ठीक है ना। शुंग का कहाँ पर है? तो शुंग राजवंश की राजधानी विदिशा आपको याद होगा और चेदी की राजधानी कलिंग। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, क्रम से दिया गया है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। बताइए, असरफी, रुपया और दाम ये जो है क्रमशः किन धातु के बने होते थे? अच्छा, शेर शाह के बारे में आपको याद होगा ना, बार बार पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है, आप सभी लोगों को याद होगा। और देखिए असरफी जो था ना, असरफी ये सोना का बना होता था। उसके बाद रुपया जो था ये आपका चांदी का, और दाम जो था ये तांबा का बना होता था। तो यहाँ पर देखिए सोना, चांदी और तांबा, ये वाला क्रम सही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? तो फ्रेंड्स ये था आपका फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ठीक है ना। इसने जो है 1510 में बीजापुर को जो है बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसको हरा करके गोवा को पुर्तगाली में मिला लिया था, पुर्तगाली साम्राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले जब पूछा जाता है कि किसने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्बुकर्क ने। किसको हरा करके? तो ये सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा करके। कब? तो 1510 में। कब? तो 1510 में। चलिए उसके बाद देखिए वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बताइए वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती जो है वो खत्म हो गई? तो फ्रेंड्स ये युद्ध था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था कब? 1759 में। ठीक है, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में, पलासी का 1757 में और बक्सर का 1764 में। ये युद्ध का सन जरूर याद रखिएगा। तो वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ये वेदरा का युद्ध। चलिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अगर पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, ये नारा दिया था किसने? तो दयानंद सरस्वती जी ने। क्लियर? और इनके विचार किस पुस्तक में प्रकाशित हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश में, इन्हीं की रचना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अब देखिए 1857 की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, यह आपको याद होगा। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है ना। आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना आपको।
देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से। ये डेट आपको याद रखना है, 10 मई 1857 से। और इसका प्रतीक चिन्ह जो था ये कमल एवं रोटी था, कमल एवं चपाती था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आपको चपाती भी याद रखिएगा, रोटी भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, तो फ्रेंड्स ये रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इन्होंने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो आपका 1923 का दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन था। इसी की अध्यक्षता करने वाले ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह किसने किया था, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया था। ठीक है ना, जिससे वे घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए साइमन कमीशन आया था कब? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। ठीक है ना। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय पर जो है पुलिस ने लाठी से हमला किया था और लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में ये शहीद हो गए। इन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सुमेलित है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण ये आर्टिकल 23 में नहीं है, यह आर्टिकल 22 में है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 में है और अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण यह अनुच्छेद 19 में है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची दिया गया, मिलान करना है। एक तरफ संविधान है और दूसरे तरफ उसमें अंतर वस्तु दिया गया। संविधान का अनुच्छेद क्या देखा, अनुच्छेद 54 में क्या है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 में जो है क्या है, बताइए फटाफट 54 में क्या है। तो 54 में जो है आपको याद होगा 54 में कहा गया है, एक मिनट रुक जाइए, पहले ऑप्शन एक बार देख लीजिए। इसमें से ऑप्शन एक बार आप देखिए और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें से आपका बिल्कुल ये वाला जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, पहला वाला 1 2 3 4। अब देखिए एक एक करके मिला ही लेते हैं हम लोग। देखिए 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 75 में आपको याद है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 55 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के संविधान की अनुसूची और उसके विषय निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। अच्छा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना भाषा है? 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये गलत दिया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है आपको याद रखना है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का जो है उल्लेख है इसमें। तो ये आपका शपथ या प्रतिज्ञान जो है ना, ये अनुसूची दूसरा में नहीं है, ये तीसरा अनुसूची में है। ठीक है ना, इसीलिए यही गलत दिया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। तो ऑप्शन 2 जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है ये गलत दिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मिलाइए, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिया गया आपका ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है 4 3 1 2, 4 3 1 2 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में। यहाँ अगर गलत भी ठीक होता है ना तो मैंने वहाँ पर आपको सही सही मिलवा दिया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, बताइए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपने पढ़ा होगा कि 42वां संविधान संशोधन में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। यानी कि जो हमारा संसद है वो बना किससे है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। क्लियर है। और ये अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है और इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। और अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का गठन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की संरचना से ये संबंधित है, आर्टिकल 80। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है ना, किस सूची के विषय पर, तो राज्य सूची के। राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, किसकी नियुक्ति? तो देखिए इसमें से लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ना, उसकी चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को कर लेते हैं, ठीक है ना। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, भारत के सेना प्रमुख का नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, ये आप चीज़ जानते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ना, ये हुई थी आपका कब, तो 1950 में, याद रखिएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 124 आपको याद है, इसमें इसी का गठन का उल्लेख है, तो उस भारतीय संविधान के द्वारा होगा, ठीक है ना। चलिए 1950 में। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? शायद हम लोगों ने इसी क्रम में, मतलब ये जो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु फुल लेंथ जो टेस्ट है, इसी में हम लोगों ने जो है कवर किया था कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे जो है ज़्यादा योगदान कौन करता है, तो ये आपका सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र करता है, और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र करता है, तो यहाँ पर प्राथमिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मैंने बताया था कि भारत में जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना में, सेकंड जो है पंचवर्षीय योजना था, उसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी? तो देखिए हरित क्रांति की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और देखिए वर्ल्ड में अगर पूछा जाएगा विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अच्छा, भारत में जो है हरित क्रांति को अपनाया था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब, तो फ्रेंड्स किस पंचवर्षीय योजना में? तो याद रखना है आपको, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा गेहूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। दरअसल हॉर्टिकल्चर जो होता है ना, इसी की एक शाखा है ओलेरिकल्चर, ठीक है ना, इसी की शाखा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इसी की शाखा है, तो आप कह सकते हैं एक तरह से सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की शाखा है ओलेरिकल्चर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फसलों की खेती जो है ये आपका एग्रीकल्चर कहलाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें से मिलान करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सामुदायिक विकास। दूसरा हो जाएगा आपका, इसमें से देखिए दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। तीसरा का क्या हो जाएगा, तो देखिए तीसरा का आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चौथा का हो जाएगा आपका, चौथा का आपका हो जाएगा इसमें से स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। और पांचवा का हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मिला लीजिएगा इसको, 2 1 3 5 4, ठीक है। चलिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो सूर्य के बाद आज सबसे बढ़ती दूरी में बुध आ जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल,
ये 4 तो आपको याद होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसके बाद आ जाएगा आपका बृहस्पति, ठीक है ना, इसके बाद बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा शनि, फिर आ जाएगा आपका अरुण और आखिरी में आ जाएगा वरुण, ठीक है ना, आखिरी में वरुण। तो ये क्रम याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण अरुण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो देखिए सूर्य में जो है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है, ठीक है ना। सूर्य और अन्य तारों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है ये नाभिकीय संलयन होता है, आज ही मैंने आपको कवर कराया हुआ है साइंस वाले सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब होते हैं बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो देखिए परिवर्तन मंडल यहाँ पर दिया गया, क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है। परिवर्तन मंडल, समताप, उसके बाद मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर विली विली, ठीक है, विली विली ये कहाँ पर चलता है। तो विली विली जो है ये चलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। हरिकेन, तो हरिकेन आपका हो जाएगा कहाँ पर फ्रेंड्स बताइए। हरिकेन आपका हो जाएगा अमेरिका में। टाइफून कहाँ पर हो जाएगा, तो टाइफून हो जाएगा आपका चीन में, और बाग्यो जो है ये फिलीपींस में। तो इसको आप लोग मिला लीजिए अब, 2 1 मिनट, हाँ 2 1 3 2 1 4 और 3, ठीक है ना, 2 1 4 और 3। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 40 है। 40 में क्या है, झीलों के नाम और संबंधित देश। तो अरल सागर जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, अरल सागर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। मिशिगन झील जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, तो यूएसए, ठीक है। और ग्रेट बियर झील जो है ये आपका हो जाएगा कनाडा, और आयर झील हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आयर झील याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसको मिला लीजिएगा, आपका अरल सागर हो जाएगा कजाकिस्तान यानी कि 2, उसके बाद देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 4, 2 3 1 4, ठीक है ना, 2 3 1 4। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ जो है आपका लगता है कौन कौन सा, तो पाकिस्तान के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य लग गए, ठीक है। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लग जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसमें नहीं है क्या, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये वाला ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि सूची दिया गया है, मिलान करना है। शिखर दिया गया और एक तरफ पर्वत के नाम दिए गए हैं। अन्नाईमुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर है, ठीक है ना। तो चौथा, उसके बाद डोडा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी पहाड़ी की है, ठीक है। तो ये पहला धूपगढ़ी यह आपका है किसकी, तो ये सतपुड़ा की है, ठीक है। और गुरु शिखर ये आपका है अरावली का। तो ये 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि वेनगंगा तथा पैनगंगा, वेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है बताइए। वेनगंगा तथा पैनगंगा जो है ना ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए ओपेक का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, ओपेक का फुल फॉर्म। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए, डीआरडीओ का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी कि शब्द डीआरडीओ के आशय क्या है। जैसे अभी आपसे देखा ना ओपेक पूछा था, तो इसी तरह से डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्तनधारियों में श्वसन होता है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो देखिए स्तनधारियों में श्वसन मुख्य रूप से लंग्स के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से होता है, ठीक है ना। फेफड़ा हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं
और रक्त में पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखिए फेफड़ा हो जाएगा। अच्छा, कुलोम के द्वारा जो होता है, कुलोम यानी कि गिल्स के द्वारा, ये मछलियों में होता है, ठीक है ना। त्वचा के द्वारा आपको पता है मेढक वगैरह में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। प्रश्न आ गया, बताइए। तो यहाँ पर देखिए मेढक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। यह किसके कारण होता है, यह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, यह जो होता है यह परासरण के कारण होता है। और कौन से परासरण के कारण? तो आपको याद रखना है ये होता है आपका बही परासरण के कारण, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका बाह्य परासरण के कारण, एक्सो ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बही परासरण हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो देखिए हल्दी आपको पता है ना, हल्दी जो है ये आपका तना से प्राप्त होता है। किससे? हल्दी आपका भूमिगत तना का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है ना, भूमिगत तना का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है। कुपोषण जो होता है ना ये किससे होता है? अब देखिए ज़्यादा पोषण से भी कुपोषण होगा, अति पोषण से भी कुपोषण होता है, कम पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी, और असंतुलित पोषण से भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स ये वसा में होता है। किस में होता है? वसा में होता है। वसा में जो है कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो है आपका कीड़ा है। कौन है? कीड़ा घुलनशील है। कीड़ा पानी में नहीं घुलता है, ऐसा नहीं है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। कीड़ा पानी में नहीं घुलेगा। कीड़ा कहाँ घुलेगा? वसा में। इस तरह से आप एक कहानी बना करके याद रखिएगा। कीड़ा को जब पानी में आप डालें तो वो घुला नहीं पानी में, वो घुला कहाँ? वसा में घुला। तो ये देखिए कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बाकी जो बच गया आपका, अब बच गया कौन? बी बच गया, सी बच गया, ठीक है ना, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो पूछा है कि आपका कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा विटामिन बी और सी, ये आपका विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वही पूछा है ना, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब इस तरह के प्रश्न जो है ना अक्सर गलत हो जाते हैं। देखिए पपीता में तो विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, बट विटामिन इसमें सी जो है ना मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस तो आपने पढ़ा होगा, ताप नियंत्रण का कार्य करता है, बट यहाँ पर वो सब मस्तिष्क का भाग नहीं दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायर में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यही गलत दिया गया है, ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं। बाकी देखिए सिल्वर हाइड्राइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल एंटासिड, ये सब सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको याद होगा परमाणु बम जो है ना ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के, न्यूक्लियर फिजन के, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है ना। और आपका जो परमाणु बम है और एक हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन जो है ये नाभिकीय संलयन पर है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, और ये नाभिकीय विखंडन पर है परमाणु बम। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? बताइए। स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जेनॉन को कहा जाता है, याद रखिएगा जेनॉन को एक्सटेंजर गैस कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना आपको। चलिए और जेनॉन क्या है बताइएगा आप मुझे, ठीक है ना। जेनॉन किस तरह का गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे अक्रिय गैस हैं, ठीक है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया है कि पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी
नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, आपको याद होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बल का गुणनफल, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, चलिए, और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए, उसके बाद देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलाना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री के सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण क्या है ये पूछा गया। तो देखिए, आपने जड़त्व का नियम पढ़ा है, न्यूटन के गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है, और उसमें कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम ही अवस्था में रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। ठीक है, तो ये आपका बैठा हुआ है, और जैसे ही गाड़ी चलेगी, कोई भी गाड़ी, ट्रेन हो, बस हो, आप देखेंगे पीछे की तरफ हम झुक जाते हैं, तो ये आपका कौन कारण है, तो स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फेदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है, किसे नापने में, फेदोमीटर का। तो फेदोमीटर का उपयोग कहते हैं समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है, देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित, यहाँ इस तरह से बना लीजिए, अप्रभावित। ठीक है ना, ये काट दीजिए, अप्रभावित, इस तरह से बना लीजिए। कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो देखिए, अप्रभावित इसमें सिर्फ मुंगेर केवल रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 5 हो जाएगा। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में हुआ था, मौलाना मजहरूल हक ने किया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, जज किंग्सफोर्ड जो था इसी की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है ना, और इसके जो मुख्य अभियुक्त थे ये आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, बट प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, याद रखिएगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो गांधी जी पर जो है मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, मोतिहारी में 1917 में जलाया गया था इनको, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में, मोतिहारी में। ठीक है ना, मोतिहारी कोर्ट में। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि स्वामी विद्यानंद संबंधित है, स्वामी विद्यानंद, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है आपके किससे, किसान आंदोलन से। ठीक है ना, चलिए, बिहार में देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। अच्छा, अगर केवल पूछता बिहार नहीं लगाता, इस तरह से पूछता कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, तो विनोबा भावे थे। ठीक है ना, जो गांधी जी का था, और दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तीनों सत्याग्रहियों का नाम याद रखें। बट बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, देखिए, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, तो सीलभद्र याजी थे। ये बड़ा पूछा जाता है, सीलभद्र याजी, याद रखिएगा। चले, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद और गोपनीयता का शपथ जो है ये कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। बिहार लोक सेवा यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को। तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है, पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से पटना है। ठीक है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है, दोनों को स्पर्श करता है। तो देखिए, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है यह आपका कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, 1 मिनट रुक जाइए, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ये पश्चिम बंगाल से लगते हैं, और नेपाल से 7 जिला लगता है। कौन कौन से, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो किशनगंज इससे भी लग रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी, तो किशनगंज हो जाएगा। चलिए, बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी कि सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स ये प्री कैम्बियन युग के विंध्यन चट्टान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए करंट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की, यहाँ सत्र बना लीजिए, सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसको? तो फिर आपको याद रखना है, ये किया गया है आपका जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख को। ये महिला है एनालेना बेयरबाख, ठीक है ना, जर्मनी की है। कहाँ की? जर्मनी की। चलिए 2025 में आईपीएल मैच आरसीबी से किस टीम को, आरसीबी ने किस टीम को हरा करके जो है हासिल किया? तो आईपीएल जीता था आरसीबी ने हरा करके पंजाब किंग्स को ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बंगाल किंग्स लिखा गया, पंजाब किंग्स को, ठीक है। तो फाइनल में किसको हराया था? तो पंजाब किंग्स को हराया था, ठीक है। तो पंजाब किंग्स बना लीजिएगा। चलिए केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? केंद्र सरकार ने जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना कराने का फैसला लिया है 2027 में। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत और किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के विकसित करने के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के? तो पहला जो है स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत ने जो है नॉर्वे के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है, नॉर्वे के साथ। किसके साथ? नॉर्वे के साथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? ब्रिज हेल्थ इंडेक्स, तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा आपका बिहार, राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना कहाँ पर स्थित है? जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट एटना जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है और हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये इटली में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खीचर और मेनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल किए गए, ये किस राज्य में है? तो खीचर और मेनार जो है ना ये राजस्थान में पड़ते हैं। और अब रामसर साइट की संख्या टोटल जो है वर्तमान में, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में 91 है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ पर बताइए? पटना में किया गया, पटना सिटी के कंगन घाट पर, कंगन घाट, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया है? तो अरावली ग्रीन बॉल, ठीक है ना, ग्रीन वॉल बना लीजिए, वॉल, बॉल नहीं वॉल बना लीजिए, ठीक है ना। ये शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है, याद रखना आपको, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगला प्रश्न क्या है कि लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश के ड्रोन से लेजर हथियार का प्रयोग करके दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये इजराइल बन गया है। कौन सा देश बना है? इजराइल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं, नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है कुश मैनी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। ओमिटेड शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए हेडिंग होगा, सब हेडिंग होगा, फ्रेज होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ओमिटेड फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। चलिए चूज द ऑप्शन डेट क्लोजेस्ट द मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रोटेस्ट। तो देखिए प्रोटेस्ट जो होता है ना, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो होगा वो आपका हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? टू ऑब्जेक्ट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। माई द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी, तो यहाँ पर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, ठीक है ना। अब देखिए 90 प्रश्नों में अपना स्कोर आप बता दीजिए, ठीक है। और देखिए 91 से लेकर के 100 तक में जो है गणित के प्रश्न हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर जब पूरा 15 सेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप सक्सेस केंद्रा क्विज सर्च कर लीजिए और वहाँ पर जुड़ जाइए। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।